हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं नीट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, उसके सोल्यूशन की। और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के सोल्यूशन की बात यहाँ पे करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा जो 2024 का फिजिक्स का पेपर था वो कैसा आया था और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं भाई, ये हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर है जिसको हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से नेट से डाउनलोड करके आपको मैं यहाँ पे सोल्यूशन करा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ, क्वेश्चन पेपर जो हमारा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिससे कि आपको इस बार आपने पेपर दिया है तो वैसे तो आपने आंसर की मिला ही लिया होगा जो भी आंसर की रिलीज होती है। बट उसके अलावा अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सोल्यूशन कैसे यहाँ पे करना है, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला गया, वो भी आप देख सकते हैं। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने वाले हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा, जो भी अपने प्रीवियस ईयर के यानी पीवाईक्यू अगर लगा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा सेक्शन ए है इसमें हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला। ठीक है। अब देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि बी इक्वल टू 0.049 और टेस्ला, जिसकी जो इसका ऐसा यूनिट है। आगे बोल रहा है कि ए मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस, ठीक है, इन 5 सेकेंड्स। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ है कि एक हमारी मैग्नेटिक नीडल है जो कि रखी गई है, और ये क्या करिए देखिए 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रही है, और कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। यानी 5 सेकेंड के अंदर अंदर जो नीडल है वो देखिए 20 टाइम्स क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लू ये मिला कि ऑसिलेशन आप जानते हैं, ऑलरेडी चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ऑसिलेशन समझ गए होंगे कि उसमें हमें मेनली टाइम पीरियड को निकालना पड़ेगा, है ना। ऑसिलेशन हो जाए, पीरियोडिक मोशन हो, कुछ भी होते हैं, हमको मेनली टाइम पीरियड से मतलब होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि 5 सेकंड में अगर 20 यानी 20 ऑसिलेशन हुए तो हमको तो एक से मतलब है कि सिंगल ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करेंगे कि ऑसिलेशन इन, देखो वन ऑसिलेशन है ना, वन ऑसिलेशन में कितना हमारा टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। यानी कि हम लोग को कैपिटल टी निकालना है। तो कैपिटल टी कैसे निकालेंगे, आपका जो टोटल टाइम लगा है 5, इसमें से आप टी सॉरी 20 को डिवाइड कर दीजिए, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। तो हमको ये मालूम चल गया कि जो हमारा टाइम पीरियड है नीडल का, वो क्या है, वो 1/4 है, जो कि हमारा आगे काफी हेल्पफुल हमको होगा। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा है, आगे कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज 9.8 और 10 टू द पावर -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई, और ये आपको दिया है 9.8, उसके बाद इंटू में 10 टू द पावर -6, और इसका भी ऐसा यूनिट दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आगे बोल रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, आपसे कह रहा है कि ऑफ द नीडल इज x इंटू 10 टू द पावर -5। यानी कि आपसे कह रहा है कि जो उसका मैग्नेटिक हमारा मोमेंट है m, वो आपको देखिए दिया है, वो भी किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, x और मल्टीप्लाई में क्या है 10 टू द पावर -5 एम्पियर और मीटर स्क्वायर। और तो हमसे कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है तो फॉर्मूला बेस पे है, यानी कि सीधे आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा या याद रहा होगा, सीधे आपको अप्लाई करना है और आपको आंसर मिलना है। क्योंकि नीट में देखिए क्या है, ज्यादा घुमा फिरा के लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स में। सिर्फ अगर आपने अच्छे से 2 साल तैयारी किया है, 1 साल तैयारी किया है, तो आपको आपको बस यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, बहुत इजीली आपको पेपर बहुत आसान रहता है। ठीक है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, यहाँ पे जब भी को भी हमारा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई, और यहाँ पे यूज करेंगे √I/mb। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √I/mb। अब आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, देखिए टी की वैल्यू हमारी है 1/4, जो कि हमने निकाल चुके हैं। इक्वल टू में क्या होगा, 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में आपको रख देनी वैल्यू। आई का हमारा वैल्यू दिया है 9.8 और 10 टू द पावर -6। उसके बाद m की वैल्यू क्या है, x है, 10 टू द पावर -5 है, और हमारा जो b है वो आपको दिया है 0.049, 0.049। अब इसी को खाली हमको सॉल्व करना और हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, चाहे तो इस 2 पाई को, या तो एक इसी को जस्ट आगे हम नेक्स्ट लाइन में कॉपी करेंगे। तो 1/4 इसको लिखेंगे, उसके बाद आपको आगे लिखना है कि 2 पाई, और देखिए रूट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये रूट में क्या होगा, पहले आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऊपर क्या है, देखिए 9.8 है,
और 10 टू द पावर आपकी -6 है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो x हमको यहाँ निकालना है, x की वैल्यू को, और यहाँ पे देखिए क्या है, 10 टू द पावर -5 है। अब देखिए यहाँ पे जो आगे 0.049 है, इसको देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ 4.9 के हिसाब से, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4.9 लिखा, और अगर 4 पॉइंट यहाँ पे 9 मैंने लिखा है तो पक्का है 10 की पावर क्या होगा, -2 आपको यूज करना पड़ेगा, है क्योंकि डेसिमल को आपको क्या करना है कि देखिए दो प्लेस में पीछे लेके आ रहा हूँ, तो 4.9 लिखेंगे इंटू में 10 टू द पावर माइनस का यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे खरीद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 4.9 का आप देखेंगे कि डबल कितना होगा, 4.9 का डबल 9.8 आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर के लिए नहीं, तो हम यहाँ पे अगले स्लाइड में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारा जो होगा वो आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 2 पाई। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, और अंडर रूट में देखिए ऊपर क्या था, पावर में देख लीजिए 10 टू द पावर -6, जबकि नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -7। तो ये जो नीचे की पावर 10 टू द पावर -7 ऊपर जाएगी तो 10 टू द पावर +7 रहेगी, तो अल्टीमेट कह सकते हैं ऊपर आपको 10 मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10, और अपॉन में देखिए x आएगा। ओके, चलिए इतना होने पर अब आपको दोनों तरफ का एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं स्क्वायर, इन होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, और पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10/x, 10/x आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे x को इधर लेके आइए, हमें x की वैल्यू को निकालना था, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए 16 का यहाँ पे, एक मिनट एक बार देख लेते हैं इसके पहले की जो स्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको खाली सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, 16 × 4 कितना होगा, 64, है ना, और पाई स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में 10 आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा हो जाएगा, एक्स को इधर लेके आएंगे तो 64 पाई पाई स्क्वायर इंटू 10। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म छूट गया। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 4.9 का एक्चुअली डबल होता है 9.8, यानी कि यहाँ पे 2 छूट गया है। ये देखिए माफ करिएगा, ये आपका 2 छूट गया है यहाँ पे, तो उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। तो देखा जाए रूट के अंदर हमारा देखिए क्या बचेगा, रूट के अंदर हमारा 20 रहेगा, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 2 भी आपका रहेगा इसके साथ में, 2 इंटू 10। तो ये 10 कहाँ से आया, पावर वाला आया कि जो 10 के बाद +7 ऊपर गया तो वहाँ से 10 आया, और ये 2 आपका 4.9 का डबल आपने काटा तो वहाँ पे 2 आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 भी आपको लेके चलना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 64 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आप देखेंगे 2, तो कुल मिला के इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो 64 का देखिए डबल कितना हुआ 128, और 10 का मतलब है 0, आप लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमारा x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया कि जो हमारे x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही थी, 1280 यानी 1280 पाई स्क्वायर, यही हमारा x की देखिए वैल्यू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड जो पेपर है, आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपको उसका आंसर इस तरीके से समझना है, यानी केवल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सीधे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आपको एक यहाँ पे कह सकते हैं कि हमको टेबल दिया है ना, ये हमको एक टेबल दिया हुआ है। अब इसमें इस टेबल को हमको ये देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि इस पे फिट बैठ रहा है। अब देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए ए और बी क्या है, आपसे कह रहा है कि इनपुट है, ये ए और बी हमारे इनपुट है, और ये हमारा वाई क्या है, ये हमारा आउटपुट है। अब देखिए हमको यहाँ ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इक्वेशन हमको यानी 4 ऑप्शन दिए गए, तो हमको ये देखना है कि कैसे हमको वैल्यू मिलेगी। इसके पहले सबको पता होना चाहिए कि ये बार का मतलब क्या है, सपोज ए और ए बार का मतलब क्या है ना, ए का जो भी वैल्यू होता है तो बार इसका उल्टा कर दे, यानी सपोज ए अगर मेरा 0 है तो आप जानते हैं ए बार का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये आपको बेसिक सब पता होगा कि हाँ कैसे हम ए बार ए कॉम्प्लीमेंट सब कुछ हम कैसे करते हैं। खाली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए अगर हमको देखने ध्यान से कि पहला देखिए ए और बी क्या है, दोनों 0 है, तो कह रहा है कि वाई हमारा 1 होना चाहिए। अब देखिए अगर हम चारों में रख के देखें तो किसमें देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो ए बी का मतलब है 0 0, अगर रखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 होगा नहीं, यानी कि आपको यहाँ से 0 मिला। जबकि ए बार 0 है, लेकिन सॉरी ए 0 है तो ए बार हमारा 1 होगा, तो 0 + 1 यानी कि 1, दैट मीन्स यहाँ पे तो हमको 1 मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर हम देखें कि दूसरे ऑप्शन में भी अगर हम ए को 0 रखेंगे बी को 0 रखेंगे तो बी बार तो उसको 1 कर देगा, तो 1 2 0 यानी कि यहाँ से तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन प्लस ए बार का मतलब 0 का बार यानी कि 1, यानी कि यहाँ से हमको देखिए 1 मिल रहा है पहले ऑप्शन में।
और उसके बाद देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या है, बी हमारा जीरो है, तो ये तो जीरो कंप्लीट हो गया, ये हमारा वन, यानी कि देखा जाए पहला जो हमारा है ये तीनों लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में क्या है कि ए को हमें जीरो रखना है और बी को हमको वन रखना है। तो देखिए अगर हम ए को जीरो रख देंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर वन पे देखिए, अगर ए को हम जीरो रख देंगे, भले बी आपका जीरो हो चाहे वन हो, लेकिन हमारा पहला तो ये जीरो हो जाएगा टर्म, है ना। अब यहाँ पे ए बार का मतलब ये है कि फिर से अगेन ये वन हो जाएगा, जीरो का बार यानी वन, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी हमको वन दे रहा है, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या आ रहा है, हमारे ऑप्शन सॉरी हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा जो ये है ना पहला ऑप्शन, ये सेकंड टर्म फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, और ये तो पहली बार आपने रॉन्ग कर दिया था, है ना। अब बचे दो, सेकंड और थर्ड। अब देखिए यहाँ पे आइए सेकंड ऑप्शन में क्या है, आपको ए को जीरो रखना है और बी को वन रखना है। तो देखिए आप जानते हैं वन का कॉम्प्लीमेंट तो जीरो हो जाएगा, यानी पहला टर्म आपको ये जीरो मिल गया, प्लस कर लीजिए अब ए बार, आप जानते हैं ए का वैल्यू जीरो, तो जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। और ये जीरो प्लस वन यानी कि वन। दैट मीन्स आप देखेंगे सेकंड कंडीशन को, देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हमने ए को जीरो रखा और बी को वन रखा, तो आप देखेंगे हमारा कहीं ना कहीं आंसर क्या है, वन आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा आंसर तो जीरो आना चाहिए, जबकि हमारा ये ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका मैच करेगा। तो इस तरीके आप देखेंगे कि फर्स्ट गलत है, सेकंड भी आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया, ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया है, फोर्थ भी अपने रॉन्ग है। तो हमने देखा दो केस में तो हमारा ये वैलिड हो गया कि बी अगर हमारा वन रखेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, बाकी इसका फिर देख लेते हैं। तीसरा देखिए केस में क्या है, तीसरे केस में आपका बी जीरो है, पक्का है, अगर जीरो रखेंगे बी की जगह तो बी का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, यानी कि थर्ड हमारा केस भी फिट बैठ रहा है। और लास्ट आप देख लीजिए, अगर हमारा बी वन रखेंगे तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, बी का जो बार है, वो क्या करेगा, जीरो करेगा, जो कि हमको ऑप्शन में सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिल रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, चारों कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, एक ग्राफ तो नहीं दिया है, तो ये कह सकते हैं बी और आई के बीच में यहाँ पे क्वाड्रेंट दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। यानी कि आपको बताना है कि क्या ऐसा सच में है कि सोलर हमारा जो सेल होता है उसका जो वी आई ग्राफ होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट भी होता है। तो एकदम ये सही बात है। अगर आपने सभी ग्राफ को स्टडी किया होगा फोटो डायोड में, उसके बाद जेना डायोड, है ना, उसके बाद सोलर सेल, एलईडी, तो आपको पता होगा कि हमारा जो सोलर सेल होता है उसका हमारा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कैसे आता है, देखिए इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। पहला हमारा ऑप्शन सॉरी पहला हमारा जो क्वेश्चन है ए पार्ट एकदम सही है। उसके बाद अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो आप देख रहे हैं बी पार्ट में कह रहा है कि इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि कोई पीएन जंक्शन डायोड अगर हम रिवर्स बायस करते हैं, सपोज हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पी टाइप का मटेरियल है और ये आपका एन टाइप का मटेरियल है, और हमने पी को नेगेटिव से ज्वाइन किया, एन को हमने पॉजिटिव से ज्वाइन किया, तो क्या होता है, ये हमारा बन जाता है रिवर्स बायस। तो कह रहा है इन ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर। यहाँ तक एकदम सही है कि हमारा जो करंट होता है रिवर्स बायस में वो क्या होता है, हम माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत अमाउंट कम होता है। बट ये जो करंट होती है वो किसकी वजह से आती है, देखिए माइनॉरिटी की वजह से आती है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, जो कि गलत है। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज की वजह से नहीं होता है, बल्कि माइनॉरिटी की वजह से होता है। तो ये आपको चीज़ें एकदम अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करती है, बट हमारा जो रिवर्स बायस होता है वहाँ पे क्या होता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारी करंट फ्लो करती है। तो आई होप आपको ये बात मालूम चलेगा कि हमारा जो बी है ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आप देखिए ए हमारा सही है और बी हमारा गलत है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो देखिए फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा कि ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें हमको ये क्वेश्चन दिया गया सरफेस टेंशन से। और ये कैसा क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, यहाँ पे कहीं ना एक सर्कुलर डिस्क की बात हो रही है जिसका रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं डिस्क क्या होती है, सर्कल होती है और ये अंदर से पूरा कंप्लीटली मास वाला होता है, इसके अंदर हमारा पूरा मास रहता है। अब इसके देखिए रेडियस आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि आर इक्वल टू 4.5, ये सेंटीमीटर में, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस का 2 कर लीजिए, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। ओके ठीक है। अब कह रहा है कि इस प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, इसको क्या किया है, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर यहाँ पे प्लेस किया गया है।
अब कह रहे हैं द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07, यानी कि आपको जो वाटर का सरफेस टेंशन दिया है वो दिया है 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो आपसे कह रहे हैं देन भाई बताइए देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। अब देखिए एक्चुअल में है क्या, ये आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारा ये लिक्विड होता है, स्पेशली हम वाटर की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, हमारा जो लिक्विड होता है इसका जो टॉप का लेयर होता है सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे ये आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, जो हमारी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है उसमें सरफेस टेंशन आ जाता है। तो होता क्या कि अगर हम यहाँ पे कई बार कोई चीज़ को प्लेस करें, जैसे कोई नीडल हो गया, हमने कोई डिस्क की बात किया, कोई रिग की बात की, तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे तैर जाता है, यानी कि ये तैरने लगता है। तो यहाँ पे वैसे अब यहाँ पे ये जो तैरना है ये तो आप सोचेंगे कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये तैरने का भी एक प्रॉपर्टी होता है बायोंसी करके। बट यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ये सरफेस टेंशन की वजह से भी होता है। ठीक है, अगर हमारा जो भी यहाँ पे वेट है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने डाला हुआ है, तो इसका वेट को क्या है कि सरफेस टेंशन कई बार बैलेंस कर लेता है। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि भाई आपको बताओ कि यहाँ पे कैसे मतलब कितना फोर्स लगेगा। तो आप देखिए एक्चुअल होता है क्या है, यहाँ पे आप जानते हैं बेसिकली फॉर्मूला जो सरफेस टेंशन का होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये लेंथ एल क्या है, एल आपकी लेंथ है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका कितना लेंथ है जो कि उस लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है, ये आपकी लेंथ होती है। तो पक्का है, अगर हम फोर्स के बारे में बात करते हैं एफ एफ इक्वल टू क्या होगा, टी इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर डायग्राम समझाएं आपको, तो आपको ऐसा मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई कंटेनर हो गया, अब यहाँ पे आपका वाटर है। ठीक है, वाटर है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ कि ये हमारा वाटर है, ये देखिए वाटर अपना है। अब कह रहे हैं इसमें कोई डिस्क है, तो आप जानते हैं डिस्क अपनी है, मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने कोई डिस्क डाल दिया जिसके रेडियस आपको 8 दिया। तो आप जानते हैं कि इस पे जो डिस्क है इसमें हमारा जो लिक्विड कहाँ कहाँ इसके किनारे चिपकेगा। देखिए जो भी इसका बाउंड्री ना, देखिए हमारा जो लिक्विड है ना इसको यहाँ यहाँ तक पूरा कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ तक उसको भिगा देगा। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड है ये इस पूरे डिस्क के चारों तरफ जो भी इसका बाउंड्री यहाँ तक आपको दिखाई देगा। तो यही आपका इमेजिनरी लेंथ हो गया एल। अभी एल किसके बराबर देखिए 2 पाई आर के बराबर है, क्योंकि हमारा जो भी डिस्क है ना इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा ये टोटल लेंथ जो कि पानी के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब ये कि इस केस में हम क्या करेंगे, जो हम एफ निकालेंगे वो आपको टी लिखना है और एल की जगह लिखना है 2 पाई आर। अब ये अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग होता है, रिंग में अलग होगा, नीडल में आपका अलग होगा, है ना। उसके अलावा आपको अलग अलग ज्योमेट्री के अलग अलग आपको लेना है एल की वैल्यू। अब यहाँ पे केवल वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो टी हमारा दिया है 0.07 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू इस बार आप अप्लाई करो 22/7, और आर आपको देखने को मिल रहा है कि 4.5 और 10⁻⁻²। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 7 से देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ से आपका आएगा 0.01 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 22 का, यानी इसको भी आप 22 रहने दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 का मल्टीप्लाई करिए 4.5 से तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 9 सीधे, 9 यहाँ पे करेंगे, पावर देखिए क्या है 10⁻⁻² रखा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अगर इसको मैं डेसिमल को यहाँ से हटाऊं देखिए, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हम पहले तो ये 22 का मल्टीप्लाई 9 से करिए तो आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 198 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको पावर से कंसिडर करूँ तो ये आपका पावर बन जाएगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² लिख सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास 10⁻⁻² है तो 10⁻⁻⁴, या फिर इसको ये लिखा जा सकता है 19.8, है ना। इसको ये लिख सकते हैं हम 19.8 10⁻⁻³ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 19.8 10⁻⁻³ भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये न्यूटन आया। बट हमारे जो ऑप्शन दिए हैं देखिए कुछ न्यूटन में दिए हैं और कुछ यहाँ पे मिली न्यूटन में दिए, तो आपको कहा जा सकता है कि इसी को हम पकड़ के चलें अगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.8 और 10⁻³ का मतलब है कि मिली मिली न्यूटन। तो ये हमारा एक राइट आंसर आएगा 19.8 मिली न्यूटन। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, देखिए फर्स्ट, है ना। फर्स्ट हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं यही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका होगा 19.8 मिली न्यूटन। अभी कैसे सॉल्व किया वो आपको मैंने बता दिया कि केवल फॉर्मूला में अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके इजिली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए जाए एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, सीधा आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि ए व्हील ऑफ बुलेट कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन इन द फिगर बिलो, इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v इन द डायरेक्शन शोन। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब कह रहा है p क्या है, p आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, और देखिए q क्या है, ये आपका लोअर मोस्ट पॉइंट है। अब आपको सिंपल सी यहाँ पे चीज़ समझनी है कि आपको लीनियर वेलोसिटी जो दिया है उसका कहीं ना कहीं आपको पता है, हमको डायरेक्शन दिया है आगे की तरफ।
अब यहाँ पे बस ध्यान देना कि पी और क्यू में डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि देखिए रोलिंग मोशन कर रहा है तो आपको पता है कि रोलिंग मोशन करते समय एक एंगुलर वेलोसिटी तो होती है ना, यानी कि हमारा जो होता है व्हील, ये मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी वी से हमारा ये रोल कर रहा है। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी वी से रोल कर रहा है तो होगा क्या, देखिए इसी को आप डायरेक्शन बना लीजिए, ऐसे मान लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, देखिए ये जो हमारा नीचे पॉइंट क्यू बना, ये देखिए क्या है, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ये पहले आपको बात ध्यान देनी है, आपका ग्राउंड के कांटेक्ट में है। और ग्राउंड के अगर कांटेक्ट में तो एक काम करते हैं, हम ग्राउंड में दो पॉइंट लेते हैं, ग्राउंड के अंदर और एक कहीं ना कहीं इस व्हील पे मान लीजिए आप ऐसे। तो आपसे मतलब अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा जो ग्राउंड है तो उसका वेलोसिटी तो जीरो है ना, इसका वेलोसिटी क्या है, देखिए जीरो है, क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी हमारा मतलब चलता नहीं है, इसको हम रेस्ट में मानते हैं। अब यहाँ पे जो क्यू है, पहली बात तो ध्यान देना है कि क्यू आपका यहाँ पे कुछ यानी कि उसी टाइम पे तो जीरो हम मानते हैं क्योंकि ग्राउंड पे ये है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो भी ये पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं इस पे देखिए फोर्स पीछे लगेगा, यानी इस पे अगर आप टेंजेंशियल ड्रॉ करें क्यू पॉइंट जो हमारा है, जो कि सबसे बॉटम पॉइंट है, इस पे देखिए क्या है, इस पे टेंजेंशियल आपका पीछे लगेगा ऐसे, ऐसा मान लीजिए। और जबकि हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, देखिए ये क्या है, ये हमारा आगे की तरफ इसमें एक फोर्स लगेगा, सॉरी आगे की तरफ हमारा इसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट को होता है वेलोसिटी, वो आपकी कैसे देखा निकालते हैं, आपका लीनियर वेलोसिटी उसका प्लस आर ओमेगा, ठीक है, ये हमारी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड। और उसी तरीके से हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होती है, यहाँ पे होती है वी और माइनस का आर ओमेगा। और इसको चाहो तो जीरो के हम बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमारे जीरो पे तो जीरो लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि टॉप की जो हमारी वेलोसिटी देखिए क्या है, वी प्लस आर ओमेगा, यानी कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी ना, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर ओमेगा को हम और ऐड कर देते हैं। जबकि हमारा ये जो नीचे का बॉटम का है, वहाँ पे क्या होगा, वी माइनस का आर ओमेगा हम यहाँ पे करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो टॉप मोस्ट यानी पी का पॉइंट है, इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारा मोर यानी कह सकते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा है। जबकि जो हमारा क्यू है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड लो होती है, यानी कि लेस होती है। तो ये हमारा ऑप्शन का यानी कि आंसर हो जाएगा, पी क्या है, ज्यादा होगा, हाई होगा, यानी फास्टर होगा, और क्यू हमारा क्या होगा, देखिए वो लोअर होगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा देखिए राइट होगा, कि पी क्या है, पी मूव्स फास्टर, कि पी हमारा ज्यादा फास्ट मूव करेगा, और हमारा जो क्यू है वो इसके कंपेरिजन में लो मूव करेगा, यानी कि स्लो आपको मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना कि खाली कौन से बेस पे कि हाँ कोई भी हमारा व्हील है, ये इस पे आपको वैसे पता है कि भाई हमारा रोल अगर कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम ओमेगा मान लें, तो ओमेगा अगर आपको पता है तो पूरे हर एक पॉइंट की ओमेगा तो सेम होती है। लेकिन हमको अगर टोटल वेलोसिटी की मैं बात करूँ लीनियर प्लस यानी कि एंगुलर की हम बात कर रहे हैं, तो एंगुलर को मैंने क्या किया, देखिए लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, यानी बदल दिया, है ना, और ओमेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऊपर के हमारे प्लस में आंसर आ रहा है और नीचे हमारा माइनस में आंसर आता है, तो हमारा ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको दिया है वर्नियर कैलिपर्स का ही क्वेश्चन दिया है। इसमें कह रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर डिवीजन ऑफ वर्नियर, हाँ, इन वर्नियर कैलिपर्स n प्लस वन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन ऑफ मीन स्केल। फिर कह रहा है 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm। तब कह रहा है बताइए वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा इन सेंटीमीटर। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, ये कुल मिला के लीस्ट काउंट पूछना चाह रहा है आपसे, लीस्ट काउंट। ठीक है, अब ये लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, देखिए सबसे पहले लीस्ट काउंट का आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता दूंगा। लीस्ट काउंट क्या है, आपको लिखना है 1 MSD और माइनस 1 VSD। अभी एमएसडी क्या मेन स्केल डिवीजन है, और वीएसडी क्या है, सॉरी एलएसडी कहते हैं, सॉरी वीएसडी हमारा क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो जो हमारी लीस्ट काउंट होती है वो कैसे निकालते हैं, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। अब यहाँ पे एमएसडी तो चलो हमको दिया है कि कितना है, 0.1 mm के बराबर है। लेकिन वीएसडी कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ऊपर वाले में हमको हिंट दिया है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है n+1 डिवीजन ऑफ किसके, वीएसडी, यानी कि वर्नियर स्केल कोइंसाइड, यानी कि वीएसडी कर लीजिए आप। n+1 जो वीएसडी है वो क्या कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं n और MSD। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 1 VSD निकालूं तो यहाँ पे 1 VSD कैसे निकालेंगे, तो n अपॉन n+1, यहाँ पे इस तरीके से किया जा सकता है, और MSD। तो कुल मिला के हमने 1 VSD निकाल लिया कि 1 VSD जहाँ पे है उसकी जगह हम लिख सकते हैं n अपॉन n+1 MSD। उठा के इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं स्टार्टिंग में लीस्ट काउंट में। तो अगर हम यहाँ पे देखें लीस्ट हमारा जो काउंट है वो आपका यहाँ पे तो रहेगा n सॉरी 1 MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन माइनस n अपॉन n+1 MSD। अब क्योंकि MSD यहाँ पे कॉमन है तो MSD मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया। तो देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा माइनस n अपॉन
n+1 आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे MSD लिखो और यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम आपका n+1 हो जाएगा। तो इधर देखिए ऊपर क्या आएगा n+1, लेकिन माइनस में आपका n आ जाएगा। तो n से n क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, MSD आपका रहेगा अपॉन में n+1 रहेगा, है ना। अब क्योंकि आपसे MSD कितना देके दिया है, MSD दिया है 0.1 mm। पहले तो आप यही लिख दो, आपके यहाँ MSD की जगह हमारा आएगा 0.1 mm आपका रहेगा, और अपॉन में क्या है n+1 है। लेकिन आपको करना है ये लीस्ट काउंट देके निकल गया है, लेकिन आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट किसमें देके निकालनी है, तो सेंटीमीटर में, है ना। ये आपको साफ साफ कह रहा है कि सेंटीमीटर में आपको निकालनी है। तो यहाँ पे mm को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं mm को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, तो फिर अगेन 0.1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अपॉन में क्या था देखिए n+1 है अपना। तो फाइनली आप देखेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऊपर आपका हो जाएगा 0.01, और नीचे आपका क्या हो जाएगा n+1। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, अगर डेसिमल में हटाऊं तो नीचे आपका 100 आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको लिखा जा सकता है 1/n+1, या ऐसे लिख दीजिए 100 पहले लिख दीजिए चाहे बाद में, यानी कि 1/100 n+1। ये आपका हो गया लीस्ट काउंट, और यही आपका क्या चीज़ है, ये आपको निकालना है वर्नियर। तो अब आपको देख लीजिए हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका, मैच करेगा कि यहाँ से जो आपका आंसर आएगा तो आएगा 1/100 और n+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जिसको हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि भाई इन द अबव डायग्राम इज स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड 1। यानी कि आपको देखना है कि हमारा बीच में क्या ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कि इधर की तरफ जा रहा है कि सोलेनॉइड 2 की तरफ। अब कह रहे बताओ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड दैट इज सोलेनॉइड नंबर 2 रिस्पेक्टिवली। अब सिंपल सी बात आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने फैराडे लॉ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि अगर हमारा ये जो बार मैग्नेट है, यानी कि इधर नॉर्थ लिखा हुआ है, इधर देखिए साउथ लिखा हुआ है, अगर ये मूव करे 2 की तरफ तो पक्का है 1 वाला इसको अपोज करेगा और 2 वाला भी इसका अपोज करेगा। तो देखिए 1 वाला अपोज कैसे करेगा, ये इसको वापस बुलाना चाहेगा तो इसको पक्का इधर क्या आएगा, साउथ पोल आ जाएगा, है ना। यानी कि साउथ पोल अगर इधर अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, ताकि ये नॉर्थ पोल को क्या करे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी इसके मोशन का अपोज कर सके। पक्का है इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। जबकि जो हमारा सॉलिड नंबर 2 है उसमें देखिए क्या होगा, ये भी हमारा अपोज करेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ आने से मना करेगा। तो क्योंकि साउथ पोल इसके देखिए पास में आ रहा है, तो पक्का इधर क्या बन जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा और इधर आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। ओके। अच्छा, जब आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में यहाँ पे निकाल देंगे, तब आपको अच्छे से पता है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। यानी कि इसमें आपको दिखा देना है कि इधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी फर्स्ट वाले में इधर होगी लेफ्ट में, और जबकि हमारा जो सेकंड वाला है इधर कहाँ होगी, यहाँ पे आपकी होगी राइट में। ठीक है, चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इसके बाद कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको बस ये देख लीजिए कि जैसे आपने डायरेक्शन को पहचाना, अब आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। कि यहाँ पे बस क्या करना है, अपने राइट हैंड को उठाइए और इसकी जो फिंगर्स है उसको कर्ल कीजिए, और आप अपने थंब को, यानी ऐसा पहले करिए कि राइट हैंड को जो फिंगर्स हैं उनको और थंब को आप पहले तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाइए। परपेंडिकुलर बनाने के बाद अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, और थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। जैसे अगर मैं रखूँ फर्स्ट वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट में, तो पक्का देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करंट जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब ये है कि जो बाहर, ऐसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ऐसे जाएगा, उसके बाद ये अंदर से जाएगा फिर बाहर निकलेगा और फिर अंदर जाएगा, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो पक्का बी पे फाइनली बाहर निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना था, देखिए मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अब आपको सीधे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी जो करंट है वो कैसे आएगी, ए से चढ़ेगी और अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी, इस तरीके से। जबकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आपको जो हमारा सॉलिड नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट की तरफ है। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हमारा जो अगर हम अपने थंब को राइट साइड की तरफ करें, है ना, तो आप देखेंगे हमारा जो भी यहाँ पे बनेगा करंट डायरेक्शन वो आपकी आपकी तरफ है। यानी कि अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आपकी तरफ आते हुए नजर आनी चाहिए करंट। तो अगर आप देखिए आपकी तरफ कैसे आएगा, तो यहाँ पे पक्का है हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं डी से चढ़ेगा, यानी कि डी से अंदर जाएगा तो फिर आपकी तरफ यानी बाहर की तरफ आएगा, फिर अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान देनी है कि पहले वाले में आप यानी अंदर की तरफ जाएगा, आपसे अंदर की तरफ जाएगा, और जबकि जो सेकेंड हमारा जो है सोलेनोइड वहाँ पे वो अंदर से बाहर यानी कि आपकी तरफ निकल के आएगा, तो पक्का है। तो फर्स्ट वाले में देखिए करंट का जो डायरेक्शन हो क्या है, वो ए टू बी हो जाएगा। ए से गया तो अंदर की तरफ जाएगा फिर बाहर आएगा फिर अंदर। जबकि यहाँ पे सेकंड में क्या है, डी टू सी आ जाएगा। डी का मतलब कि अंदर से बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, तो ए बी और डी सी। और देखिए ए बी और डी सी किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला यानी कि जो फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये एकदम राइट हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या एक्चुअल में यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि व्हाट ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें, अगर यहाँ पे भी देखिए इस वाले कैपेसिटर का और इस वाले कैपेसिटर का जो रेशियो आ रहा है यानी कि 2/2 यानी कि 1 आंसर आएगा। वही देखिए नीचे वाले का भी आंसर आ रहा है इसका ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारे बैलेंस्ड हमारा व्हाट ब्रिज है। तो बीच वाली ब्रांच जैसे कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं करती है, ऐसे कह सकते हैं कि कैपेसिटर केस में कोई भी चार्ज हमारा फ्लो नहीं करता। अगर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है तो आप इस ब्रांच को पूरा भूल जाइए, सोचिए ब्रांच है नहीं, है ना, ये पूरा गैप कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे आप क्या देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये सीरीज हो जाएंगे। और फिर ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज। तो देखिए ऊपर का सीरीज आप जानते हैं कैपेसिटर में क्या होगा, सीरीज में अगर है तो 2 and 2 का आंसर 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइक्रोफैरड। और उसी तरीके से हमारा जो नीचे वाला है इसका भी देखेंगे कि इसका 2 और 2 का हमारा जो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ऊपर और नीचे यानी ये दोनों देखिए कैसे पैरेलल, तो हमारा पैरेलल आप जानते हैं डायरेक्टली में ऐड करते हैं। तो यानी कि 1 + 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा देखिए आंसर क्या है, 2 माइक्रोफैरड, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रोटेशन ब्रिज है, ऊपर वाले दोनों सीरीज तो आंसर 1, नीचे वाले दोनों सीरीज हमारा आंसर 1, फिर ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 आपस में कैसे है, पैरेलल में। और इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा था मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ पे कह रहा था मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर, यानी कि आपको कह रहा है एलोंगेशन पूछ रहा है यानी डेल्टा एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ। और कह रहा है ऑफ स्टील वायर ऑफ ऑफ यानी कि 1 मीटर, यानी कि हमारा जो एल है, देखिए यहाँ पे जो डेटा हमको दिया जा रहा है वो आप लिख लीजिए। एल की हमको वैल्यू दिया 1 मीटर की। तो 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, है ना, फिर कह रहा है एंड इट्स यंग मॉडुलस रिस्पेक्टिवली, यानी कि इलास्टिक लिमिट आपको दिया कितना, देखिए 8 × 10⁸ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको देखिए 8 × 10⁸ न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली देखिए है क्या, ये फोर्स अपॉन एरिया है। देखिए यानी कि कहना है स्ट्रेस आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको यंग देखिए मॉडुलस दिया है, यानी वाई आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे वाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा y कितना दिया है, तो ये हमको दिया 2 × 10⁻11 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। सिंपल सा आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना कि y इक्वल टू आप जानते हैं F/A होता है, उसके अपॉन में डेल्टा L/L। तो सबसे पहले इसको उठा के इधर ले आइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं हमारा आंसर आएगा डेल्टा L/L इक्वल टू F/A अपॉन में y। अब देखिए आपको सीरीज से F/A की वैल्यू दिया गया था कितना, 8 × में 10⁸ दिया हुआ है। और हमारा जो y दिया है वो कितना दिया है, देखिए 2 दिया है और 10⁻11 दिया है। अब 2 से हमारा 8 क्या हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आया 4। और पावर देखिए क्या होगा, 10⁻11 ऊपर जाएगी तो सॉरी 10⁻11 हाँ ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के हमारा पावर आ जाएगी 10⁻³ और यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा L/L आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्योंकि L 1 मीटर दिया, देखिए हमारा L 1 मीटर दिया, तो यानी कुल मिला के डेल्टा L भी आंसर आ गया कि डेल्टा L इक्वल टू 4 × 10⁻³ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10⁻³ यानी ये हमारा आंसर देखिए मीटर में आया हुआ है क्योंकि एल हमारा मीटर में, तो डेल्टा एल भी हमारा मीटर में आया हुआ है। अब इसको अगर एमएम में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं 10⁻³ है ना, ये चीज़ क्या है हमारा, ये कहीं ना कहीं एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 4 mm, यानी कि जो इलोंगेशन हुआ है वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 4 mm निकल के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 mm हमारा एकदम राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है ए थिन स्फेरिकल सेल, सेल को मतलब समझ पाओगे अंदर से हॉलो है, पूरा खाली है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, एक सी पॉइंट कह रहा है और एक पी पॉइंट कह रहा है ना, कह रहा है रिस्पेक्टिवली कितना होना चाहिए। तो आप सिंपल सा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक सेल है जिसपे मैंने जो चार्ज दिया वो क्यू दिया है ना, मैंने चार्ज क्यू मान लेते हैं। अब देखिए 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि आपका मान लीजिए सेंटर ही है, सेंटर से इसकी ये रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो अगर आपसे आउटसाइड में पूछेगा भाई बताइए अगर आउटसाइड में हमारा पोटेंशियल कितना है, तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। जबकि अगर हम पूछें आपसे कि सरफेस में, अगर हम सरफेस की बात करें तो आपको पता है कि सरफेस में क्या होगा, अगेन के क्यू बाय कैपिटल आर। लेकिन अगर हम इसके अंदर पूछे किसी भी पॉइंट पे इंक्लूडिंग सेंटर भी, सेंटर पूछा जाए या किसी और पे पूछा जाए, तो आप जानते हैं कि वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस में होता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी हमारा वर्क डन होता है वो जीरो होता है ना? क्योंकि आपको पता है कि अंदर कोई भी चार्ज है नहीं, तो हमारा अंदर कहीं ना कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पे कोई वर्क डन नहीं होता है, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो जीरो है, यानी कि जो पोटेंशियल आपके सरफेस में होता है वही देखिए पोटेंशियल कहाँ होता है? इनसाइड में। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा था पोटेंशियल, देखिए डिफरेंस पूछ रहा है कहाँ कहाँ का? सी का और पी का। तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल भाई सेंटर पे, यानी कि देखिए जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। तो अगर आपको पता है कि दोनों के पोटेंशियल सेम है, ये आपको लॉजिक आप पता ही है, कौन बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बराबर है और आपको माइनस करना है। तो ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारा आंसर आपका जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड पी, तो हमारा आंसर आएगा जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए फोर आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा फोर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चन का सलूशन कराया था कि मैंने आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपको इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में आपको मैं बना के दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, तो वहां से आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आई थिंक आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है, आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल हमारे अगले वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।